हाय, दिस इज बालेंद्र प्रताप सिंह। कक्षा 9 के विज्ञान के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में कल के नहीं, इसके पीछे जो भी लेक्चर आपको मिला था उस क्लास में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको संतुलित बलों के प्रभाव, संतुलित बलों का बेनिफिट बताऊंगा, क्योंकि असंतुलित बल के तो बहुत सारे रियल लाइफ में हमने फायदे देख लिए थे। संतुलित बल का क्या फायदा है हमारे वास्तविक जीवन में वो हमें नहीं पता चल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि जब नेट फोर्स बराबर जीरो होगा, संतुलित बल अगर आप पढ़े होंगे तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नेट फोर्स इक्वल टू जीरो होता है संतुलित बल में। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब कुल मिला के जीरो ही हो रहा है, कोई वस्तु जहां पे रखी है वहां से हिल नहीं रही है। मैंने ये सब बताया आपको कि संतुलित बल में कोई भी वस्तु को संतुलित बल अगर उस पर लग रहा है तो वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है, उसका आकार बदल सकता है, उसकी स्थिति नहीं बदलती है। तो फिर फायदा क्या है? तो इसलिए मैं आपको आज उसका बेनिफिट बताने आया हूं। तो सबसे पहला बेनिफिट यह है कि संतुलित बल किसी भी वस्तु की आकृति को बदल सकता है। स्टूडेंट्स, किसी भी वस्तु की आकृति को बदल सकता है। जैसे कि देखिए, एक बलून है, गुब्बारा दिख भी रहा होगा गुब्बारे जैसा। तो इस गुब्बारे में दो बल लगे हैं, F1 F2 दोनों। कह सकते हो कि दोनों न्यूटन में बराबर हैं। जितना F1 है उतना ही F2 है, जितना मान F1 का है उतना मान F2 का है। बस फर्क क्या है, F1 का डायरेक्शन ये वाला है, F2 का डायरेक्शन इसके ठीक विपरीत ये वाला है। तो ये संतुलित बल है। अगर देखा जाए नेट फोर्स इस पर देखा जाए तो F1 माइनस F2, क्योंकि F1 अगर इस दिशा को तुम पॉजिटिव लेते हो तो ये वाला प्लस में, और इसके उल्टा क्या हो जाएगा, चूंकि सदिश राशि है तो माइनस में। ये भी F के बराबर है, ये भी F के, दोनों आपस में बराबर हैं। तो F1 बराबर F2 बराबर भी F1 आप लिख सकते हो। तो F1 माइनस F1 जीरो। नेट फोर्स कितना है? जीरो है। लेकिन फिर भी इस पर फर्क पड़ेगा, इस गुब्बारे पे फर्क पड़ेगा। इस बलून पे क्या फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स, आप देखिएगा। इस बलून पे फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? ये बलून, सॉरी ये थोड़ा सा पेज उड़ रहा है, ठीक है। तो इस बलून पे इफेक्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, इस बलून पे इफेक्ट क्या आएगा? देखिएगा, दोनों तरफ से बल लगा है तो इसकी आकृति बदल जाएगी। तो संतुलित बल पहला काम क्या करता है? पहला काम ये करता है कि वो किसी भी वस्तु की आकृति को बदल सकता है। आकृति बदल जाएगी। ये बलून जो है ये यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ से दब जाएगा और यहाँ से दब जाएगा और यहाँ से फिर ये उठा हुआ ही रहेगा ऐसे, और फिर ये अपना बलून दोनों तरफ से क्या होगा, सॉरी दोनों तरफ से ये क्या होगा, दब जाएगा। आकृति बदल गई। पहला काम तो ये आकृति बदल सकता है। और भी आकृति बदलने का और भी एग्जांपल देख लो। ये एक मान लो रॉड है, इसको यहाँ से फिक्स किया हुआ है, इस पे ऐसे बल लग रहा है। ये F1 इधर से F2। तो जाहिर सी बात है अगर इस पे ये रॉड लटकी हुई है तो ये वाले जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इस पे ऊपर की ओर भी कुछ बल लग रहा होगा, तभी तो ये रॉड रुकी हुई है वहां पे। तो इस पे अगर कस के फोर्स लगाओगे दोनों तरफ से नीचे की ओर, तो ये रॉड क्या होगी, बेंड हो जाएगी, ये मुड़ जाएगी। ये आकृति बदल गई। इसमें भी संतुलित बल ही है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला F है, ऊपर वाला जो F है वो बराबर है F1 प्लस F2 के। यानी कि नीचे के फोर्स और ऊपर के फोर्स मिला के कैसे हैं, जीरो है। नेट फोर्स अगर इस पे F नेट की बात करें तो वो जीरो है, इसीलिए संतुलित बल है। और संतुलित है तो क्या होगा, ये अपनी जगह से तो नहीं हिलेगा लेकिन इसकी आकृति बदल जाएगी। तो पहला काम आकृति बदल सकता है। दूसरा देखो, ये लंबाई में परिवर्तन कर सकता है। संतुलित बल किसी भी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन कर सकता है। कैसे? आपने स्प्रिंग देखा होगा, साइकिल के स्टैंड में लगा होता है आमतौर पे। वो ऐसा वाला पेन देखा होगा ना, ऐसा चटर पटर वाला पेन देखा होगा, उसमें भी लगा होता है ये स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है। अगर सपोज दैट इस स्प्रिंग के दोनों हिस्सों पे इधर एक फोर्स F1 लगा दूं, इधर एक फोर्स F2 लगा दूं, और मैं कहता हूं कि F1 बराबर है F2 के, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। ये कहाँ इधर लग रहा है और ये कहाँ इधर लग रहा है। तो यहाँ भी नेट फोर्स इस स्प्रिंग पे जीरो है। क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन से ये भी खींच रहा है और 10 न्यूटन से ये भी खींच रहा है। तो 10 इधर का अगर प्लस मानते हो तो 10, और इधर माइनस हो जाएगा तो 10 माइनस 10 मिला के इस स्प्रिंग पे नेट फोर्स जीरो हो गया। लेकिन फिर भी F1 बराबर F2, ये संतुलित बल एक काम करेगा, इस स्प्रिंग को लंबा कर देगा। ऐसे स्प्रिंग को क्या करेगा, ये लंबा कर देगा। तो एक काम और कर सकता है संतुलित बल, किसी भी वस्तु की आकृति को बड़ा कर सकता है, उसकी लंबाई को बड़ा कर सकता है, उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन बढ़ा सकता है। कौन? संतुलित बल, खींच के। ठीक है। एक और अच्छा काम करता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ में संतुलित बल का जो काम है वो देखिएगा। संतुलित बल का, जैसे ये एक रॉड है, ठीक है, ये यहाँ से फिक्स किया हुआ है स्टूडेंट्स। इस पे दो बल लग रहा है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। ये भी F है या F1 है, ये F2 है, जबकि मैं बता रहा हूँ आपको F1 बराबर F2 के है। अब स्टूडेंट्स इसमें फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये F1 या F2, अच्छा F1 नीचे की ओर, F2 ऊपर की ओर। मैंने कहा दोनों बराबर हैं, तो नेट फोर्स अगर बात करोगे नेट फोर्स की तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। 10 न्यूटन ये 10 ये, टोटल मिला के 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट क्या होगा बच्चों, ये F2 कहेगा इस पूरे पार्ट को कि तुम इधर जाओ, और ये F1 कहेगा इस पूरे पार्ट को कि तुम इधर आओ।
तो होगा क्या, एक जने इधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक जने इधर ले आने की कोशिश कर रहे हैं, तो होगा क्या स्टूडेंट्स कि ये वाला जो रॉड है ये यहीं पे रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ये रॉड घूमना, जैसे ये यहाँ पे फिक्स है और एक फोर्स यहाँ ऊपर की ओर एक फोर्स नीचे की ओर, तो ये सॉरी तो ये यहाँ से रॉड ऐसे 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 ये घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इस पिक्चर से ज़्यादा क्लियरली समझ पा रहे होगे। ये इसके रिस्पेक्ट में यहीं पे क्या करेगा, ये घूमना शुरू कर देगा यहीं पे। तो यानी कि जो घूर्णन गति है वो किसकी वजह से हो रही है, संतुलित बल की वजह से। वो किसकी वजह से हो रही है, संतुलित बल की वजह से। तो आप सोच लो कि अब दुनिया में जितनी चीजें आपको घूमती हुई दिखाई देती हैं, रोटेट करती हुई दिखाई देती हैं, उसमें से मैक्सिमम चीजें संतुलित बल की वजह से घूम पाती हैं। यही होता है, ऊपर की ओर बल लगता है, नीचे की ओर बल लगता है, एक जने इधर ले जाना चाहते हैं, एक जने इधर ले जाना चाहते हैं, तो ये पूरी बॉडी ऐसे ऐसे करके यहाँ पे रोटेट होना शुरू हो जाती है, घूर्णन करना शुरू हो जाती है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है इसका। प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देखो, जैसे मान लो तुम देखो ना, तुमने वो देखा होगा, साइकिल का पावदान देखा होगा, साइकिल का पायदान देखा होगा आपने, साइकिल का पायदान है ना, एक पायदान इधर, एक पायदान इधर इधर। तो होता क्या है, एक पायदान पे आप नीचे की ओर बल लगाते हो तो दूसरा वाला कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। आपने ध्यान दिया होगा साइकिल के पायदान पे, आप ध्यान दीजिएगा, आप कभी साइकिल चलाइएगा तो साइकिल के पायदान पे क्या होता है, उसका एक पायदान नीचे जाता है, एक नीचे की तरफ दबाते हैं आप, तो दूसरा वाला क्या होता है, पीछे से ऊपर की ओर जाता है। यानी कि एक पे बल नीचे की ओर, एक पे बल ऊपर की ओर। तो नीचे वाला क्या करेगा, इसको कहेगा कि तू नीचे जा, ऊपर वाला क्या कहेगा कि इस गोल वाले जो जो जहाँ पे चैन लगी होती है उस पोर्शन को वो कहेगा कि तुम ऊपर जाओ। एक जन कहेंगे तुम नीचे जाओ, एक जन कहेंगे तुम ऊपर जाओ, तो ये इधर जाएगा और एक जन इधर ले आ रहे हैं, तो ये ऐसे 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 करके यहीं पे क्या होगा, यहीं पे ये घूमने लगेगा, घूर्णन करने लगेगा। आ रही बात समझ में। तो उसी घूर्णन की वजह से जब आप पायदान पे फोर्स करते हो, तो उसी घूर्णन की वजह से वो आपका जो चैन है, चैन वाला जिसमें चैन अटका होता है, चैन जिसमें अटका होता है ये वाले पोर्शन पे, तो ये वाला पोर्शन नाचना शुरू करता है। इसकी मदद से, चैन की मदद से पीछे वाले जो फिरगिल होता है, पीछे जो लगा होता है, उस पर भी वही कहानी होती है, उस पर भी संतुलित बल लगता है, वो भी नाचना शुरू करता है और फिर हमारी साइकिल आगे की ओर बढ़ पाती है। तो संतुलित बल अगर नहीं होता तो वो रोटेट नहीं करता और हमारी साइकिल भी चल नहीं पाती। एक्चुअली होता क्या उस पर, बल कैसे कार्य करता, जरा यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए आप साइकिल का तो वो आपने रियल प्रैक्टिकल आप आज ही देखिएगा, जब साइकिल चलाइएगा तो आप नोटिस करिएगा, एक पावदान ऊपर एक नीचे, और उस पर जो चैन लगी होती है ना, वो चैन को तो छोड़ो, चैन पे तो हम बल लगाते हैं, वो जो वहाँ पे जो पायदान वाला हिस्सा होता है, गोल वाला हिस्सा, वही बल लगाता है। ये वाला जो हिस्सा होता है यही चैन को बल लगाता है। पीछे वाले फिरगिल पे क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, आगे वाले पे क्या होता है वो मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, पायदान, साइकिल का पायदान, एक जन नीचे एक जन ऊपर, दोनों पैर एक नीचे जाता है एक ऊपर आता है, तो नीचे ऊपर की वजह से बराबर और विपरीत दिशा में बल लगते हैं। एफ नेट 0 होता है, संतुलित बल होता है, लेकिन एक काम करता है, वो उसको रोटेट कर देता है और रोटेशन की वजह से हमारी साइकिल चल पड़ती है। अब देखो, तुमने आटा चक्की देखा होगा, जहाँ पे हमारे आप ले जाते हो, गेहूं पिसवाने के लिए ले जाते हो, आटा चक्की मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों ने देखा ही होगा। तो आटा चक्की पे क्या होता है, आपने देखा होगा, एक ऐसे पुली होती है, पुली है ना, और पुली पे एक यहाँ पे पट्टा लगा होता है, एक यहाँ पे पट्टा लगा होता है, और ये फिर जाके ये पट्टा कहीं एक और दूसरी पुली पे लगा होता है, मोटर वगैरह होता है, मोटर वगैरह के थ्रू आप चलाते हो या, तो वहाँ पे लगा होता है। अब इस पुली पे स्टूडेंट्स होता क्या है, इस पुली पे होता क्या है, देखिए इस पुली पे, ये पुली पे अगर मान लो यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, मोटर लगा हुआ है, वो मोटर इसको रोटेट कर रहा है, मोटर अपनी ताकत से इसको रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेशन इसके रोटेशन में क्या होता है कि इस पुली पे एक बल इधर की ओर लग रहा है, ये पुली इसको इधर की ओर खींच रही है, और ये वाली जो पुली है ना स्टूडेंट्स, वो इसको इस तरफ धक्का दे रही है। इस पुली को, ये जो पट्टा लगा हुआ है, ये पुली है, इस पुली को, ये पट्टा जो लगा हुआ है, एक पट्टा इधर की ओर खींच रहा है, और इस पुली पे ये वाला पट्टा आगे की ओर बल लगा रहा है। तो इस पुली के इस पोर्शन को पट्टा कह रहा है कि तुम इधर जाओ, और ये वाला पट्टा जो इधर वाला, ये इस पुली को कह रहा है तुम इधर जाओ। तो ये पुली कुल मिला के इस तरीके से यहीं पे क्या होने लगती है, रोटेट होने लगती है, घूमने लगती है। किसकी वजह से, संतुलित बल की वजह से। तो जितने भी आप आटा चक्की वगैरह देखते हो, पुली की वजह से ही वो घूम पाते हैं। तो अगर संतुलित बल नहीं होता तो वो पुली घूमती नहीं, और अगर पुली घूमती नहीं तो आप गेहूं पिसवा नहीं पाते, और फिर आप सोचो खाते क्या। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये। और साइकिल चलाने में यहाँ तक कि ट्रैक्टर चलता है, उसमें भी अंदर जो बहुत सारी पुली लगी होती हैं, उस पुली पे संतुलित बल लगता है, और संतुलित बल ही उस पुली को रोटेट कराता है। और भी रीजंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल संतुलित बल ही
चीज़ों को घुमाने में मददगार होता है या फिर रोटेशन करवाता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। और भी बलों का इफेक्ट होता है, लेकिन स्टूडेंट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम केसेस में संतुलित बल का ही महत्व होता है किसी चीज़ को घुमाने में, रोटेट करने में। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ और कितना महत्वपूर्ण है संतुलित बल। अब आप देख लो, इसलिए मैं कह रहा था कि संतुलित बल अभी जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में। आप रोटेशन जहाँ भी देखो, मैं ये कह रहा हूँ रोटेट चीज़ें और भी तरीकों से हो सकती हैं, बट जैसे साइकिल का मैंने जो बताया, साइकिल वाले केस में तो पक्का है पावदान पे ये पायदान रहा, एक पे नीचे की ओर लगता है, एक पे ऊपर की ओर लगता है, ये तो पक्का संतुलित बल की वजह से ही ये रोटेट करता है। और इस पे हम ताकत लगाते हैं, इसको रोटेट करते हैं, तो इसकी मदद से जो पीछे वाला फिरगिल होता है वो रोटेट होता है और उसमें अटैच होता है पहिया, तो पहिया रोटेट होता है, उसकी वजह से हमारी साइकिल आगे बढ़ पाती है। तो रियल लाइफ में रोटेशन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है संतुलित बल का। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप संतुलित बल अब समझ गए होंगे। अब वक्त आ गया कि मैं संतुलित बल के प्रभाव पे आपको एक छोटा सा नोट्स दे देता हूँ, ताकि आपको बाद में याद रहे, आपको आइडिया रहे कि संतुलित बल के क्या क्या लाभ हैं, फिर आगे चलेंगे। चलिए, तो नोट्स लिखिए फटाफट, ये रहा नोट्स आपके सामने। मैं एक बार आपको थोड़ा सा इसमें कुछ बता देता हूँ, फिर आप लिखिएगा। अभी मैं बता दूंगा तब लिखिएगा, पहले देख लीजिए। सब कुछ मैं समझा चुका हूँ, बस आपको नोट्स एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। संतुलित बलों का प्रभाव, इफेक्ट्स, EFFECTS, इफेक्ट्स ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, BALANCED, बैलेंस्ड फोर्सेस, FORCES। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा साफ सुथरा ना समझ में आ रहा हो तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। तो संतुलित बलों का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, किसी वस्तु पर लगने वाले दो अथवा अधिक परस्पर संतुलित बल निम्न प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। यदि दो संतुलित, संतुलित किसे कहते हैं? परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत। परिमाण में बराबर, बार बार मैं कह रहा हूं, दोनों बल बराबर होंगे और दिशा क्या होगी? बिल्कुल विपरीत होगी। तो यदि दो संतुलित यानी कि परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत बल किसी वस्तु पर आरोपित हो तो क्या क्या हो सकता है? पहला, वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है, ये बलून है, इसको दोनों तरफ से दबाया गया है, ये पिचक गया है। दूसरा, वस्तु के आकार, लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन में परिवर्तन हो सकता है। ये लंबाई देख रहे हो आप, F1 बराबर F2 संतुलित बल, ये लंबा हो गया, खींच के बड़ा हो गया, ये भी दिख गया। किसी वस्तु के परितः वस्तु का घूर्णन हो सकता है, सॉरी, किसी बिंदु के परितः वस्तु का घूर्णन हो सकता है। आप देख रहे हो ये फिक्स है, यहाँ पे एक व्हील जैसा है, और ये F2 F1 ये इस दिशा में क्या करेगा? ये ऊपर जाने को बोलेगा, ये नीचे आने को बोलेगा, तो ये इस दिशा में घूमने लगेगा, घूर्णन हो सकता है। इन सब के बाद एक नोट पॉइंट है अपने पास कि सभी दशाओं में, देखो संतुलित बल में जो जो घटनाएं हुई हैं वो सब होंगी, लेकिन एक चीज कॉमन है कि सभी दशाओं में संपूर्ण वस्तु का अपने स्थान से विस्थापन नहीं होता है। ये बलून यहाँ है तो यहीं रह जाएगा, ये स्प्रिंग यहाँ है यहीं फैल जाएगा, ये बलून यहाँ है यहीं पिचक जाएगा, ये पहिया यहीं है यहीं घूमने लग जाएगी। पहिया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं आ जा नहीं रही है। ये पहिया मतलब साइकिल का पहिया या फिर वो पहिया नहीं है, ये एक ऐसा व्हील है जो कहीं पे फिक्स है। जैसे ये एक कील है, इसमें एक पहिया यहाँ पे ऐसे मैंने फंसाया हुआ है। जैसे आपने कभी वो देखा होगा, जैसे बच्चे कुछ पंखी वगैरह खरीद के लाते हैं, वो ऐसे नचाते रहते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके नाचते रहता है, तो ये चीज़ फिक्स रहता है। यहाँ पे कोई चीज़ नाचते रह रही है, नाचते रह रही है, तो ये चीज़ तो नाच रही है, लेकिन देखो जगह नहीं बदल रही, यहीं पे फिक्स है। जैसे साइकिल में भी आप देखो ना, साइकिल में जो पायदान होता है वो कहीं भाग जाता है क्या साइकिल छोड़ के? साइकिल की जगह बदलती है, लेकिन पायदान साइकिल में जहाँ है वहीं रहता है। तो जगह नहीं बदलती है, लेकिन वो चीज़ वहीं पे अपने जगह पे स्थिर होकर क्या करती है? रोटेशन करती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आप संतुलित बल, बैलेंस फोर्स के बारे में भी जान पाए होंगे। तो पहले ये नोट्स आप लिखिए, वीडियो ये फ्रेम में मैं कर देता हूँ, देखिए बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा, सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको दिख रहा होगा। अब आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और इस नोट्स को तैयार करिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो आगे चलते हैं। आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, एक पेज, वहाँ पे लिखा होगा चेक पॉइंट, दिख रहा होगा आपको, लिखा होगा चेक पॉइंट। चेक पॉइंट एक्चुअली इसलिए होता है कि जो हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने वाले को भी आइडिया लगता है कि सब कुछ पढ़ाया गया है कि नहीं, और पढ़ने वाले को भी आइडिया लगता है कि कितना कुछ पढ़ाया गया है, क्या कुछ छूट गया है। तो चेक, अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट्स, अगर ये चेक पॉइंट आप कर पाते हो ना, मैंने तो चेक पॉइंट देख लिया, मैंने तो सब पढ़ा दिया, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। अब अगर आप चीज़ों को कर पाते हैं ना, ये चेक पॉइंट के आंसर्स कर पाते हैं ना, तब आपने ठीक से पढ़ाई करिए, नहीं तो आपको दोबारा से जितने भी लेक्चर्स हैं बल तथा गति के नियम के, वो करने की जरूरत है। और जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आता है, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि और भी लोग इस वीडियो से पढ़ पाएँ। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए क्लास 9 के लेवल पे कभी भी आप ट्रिक के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट,
कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना, ट्रिक तो आप खुद से भी बना लोगे, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो फिर ट्रिक मुश्किल से एक दिन दो दिन बाद, एक दिन दो दिन याद रहता है, 2 दिन बाद घंटा नहीं याद रहना है वो, तो वो चीज़ें भूल जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, आप फालतू चीज़ों के पीछे मत भागिए। ठीक है, तो इसलिए अगर देखिए, हाँ एक चीज़ और, अगर आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ छूट जाए, ऐसा ना हो कि आज मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, कल मैं चौथा पढ़ाऊंगा या फिर तीसरा मैंने छोड़ दिया, दूसरा छोड़, अगर आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड कहीं से भी हैं, बिहार बोर्ड से, कोई भी बोर्ड हो, सिलेबस लगभग सबका सेम होता है। और अगर आप हिंदी मीडियम से बच्चे, आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं और आपको कहीं पे कंटेंट नहीं मिल रहा है, कहीं पे अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आप इस चैनल पे बालेंदु प्रताप सिंह पे आ जाओ, आपको रेगुलर और एकदम से सीरीज में चीज़ें आपको मिलेंगी, बिल्कुल लाइन से आपको, मतलब एक एक टॉपिक बिल्कुल डिटेल में, जैसा स्कूल में अनुशासन के साथ पढ़ाया जाता है, एकदम एकदम एक्यूरेट, सही सही और एकदम लाइन बाय लाइन आपको चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी, आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा, आपको नोट्स दिया जाएगा, आप एक तरह से स्कूल में ही बैठे हो, ऐसा समझ लो। देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये 15-15, 20-20 मिनट के लेक्चर से ही मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि विज्ञान और मैथमेटिक्स, ये मैं आपको साल खत्म होने के पहले पहले मैं खत्म कर दूंगा। ये फ्री चैनल है, फ्री में आपको पढ़ना है, कोई पेड कोर्स नहीं है यार। जियो वगैरह, एयरटेल वगैरह के रिचार्ज आ गए हैं आजकल, 2-2 GB 1.5 GB मिलता है, आराम से घर पे फ़ोन है, बैठ के 1 घंटा 2 घंटा क्यों नहीं आप पढ़ाई कर रहे हो। लॉकडाउन में वैसे भी 31 तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टाइम पास करोगे आप, क्योंकि बहुत पीछे चले जाओगे। जो अच्छे बच्चे हैं, आप मेरा विश्वास करो, जो अच्छे बच्चे हैं वो बड़ी कड़ी मेहनत से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप पढ़ना शुरू कर दो, आप इस चैनल पे आ जाओ, हर चीज़ आपको मिलेगी। और हाँ, एक चीज़ और है, आपको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है, बालेंदु प्रताप सिंह, BALENDU स्पेस PRATAP स्पेस SINGH। ये चैनल को सर्च करके ज्वाइन हो जाओ। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ पर मिलेंगी, कुछ मोटिवेशन मिलेगा, और मैं सबसे बड़ी बात क्विज करा रहा हूँ। जैसे मैंने आज आपको जो भी चीज़ पढ़ाया, बल पढ़ाया, बल के प्रकार पढ़ाए, जो भी चीज़ पढ़ाया, मैं उसमें आपको क्विज करा रहा हूँ। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वैसे क्वेश्चंस मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। आपको क्या करना रहता है, पढ़ना रहता है, और पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस के जवाब देने रहते हैं। आपको मज़ा भी आएगा, पढ़ने का मन भी लगेगा, और क्विज से क्या होता है, दिमाग तो तेज होता ही होता है, आपको चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, आप आसानी से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। वहाँ से क्विज में अगर आपको आंसर नहीं आते हैं तो आप नोट्स उठा के देखोगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो उससे आपका रिविजन भी होता है। बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट, विश्वास करो। तो आप टेलीग्राम पे भी आके जुड़ जाओ तो बेहतर है। कोई मैटर है, कुछ बात है, कुछ मुझसे कहना चाहते हो, आप चाहो तो यूट्यूब पे कमेंट करके कह सकते हो, ठीक है। पर वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक करके शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको रेगुलरली जब पढ़ाया जाए तो आपको वीडियोज़ मिलती रहें, आप अच्छे से पढ़ पाओ। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है आपको पढ़ने के लिए। मैं कह रहा हूँ, आप 1-2 दिन इस चैनल पर पढ़ के देखो, नहीं मज़ा आया तो छोड़ देना, और मज़ा आया तो फिर ढंग से पढ़ो, और पढ़ के आप कुछ कर सकते हो। देखिए, अगला पढ़ा रहा है, उसका टैलेंट आपको पढ़ के पता चल जाता है कि वो अच्छे से पढ़ा रहा है कि नहीं, उसके पास टैलेंट है कि नहीं। अगर आपको भरोसा होता है कि अगला पढ़ा रहा है, बेहतर पढ़ा रहा है और नॉलेज है, मेरा फ़ायदा हो सकता है, तो आप इस चैनल पे ज्वाइन करो, मेहनत करो, और आप अपना जीवन सुधारो, अपना भविष्य सुधारो। और अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, जैसी मर्जी वैसी करो। चलिए चेक पॉइंट को देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। पहले ही क्वेश्चन है कि क्या बल एक, पहले ही क्वेश्चन है, देखिएगा, क्या बल एक अदिश राशि है? तो जवाब होगा नहीं, बल एक सदिश राशि है, मैं आपको बता चुका हूं। क्या बल द्वारा वस्तु की चाल में परिवर्तन होता है? हाँ होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। वेग में परिवर्तन का क्या कारण है? बल लगाने से वस्तु के वेग में परिवर्तन किया जा सकता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। यदि किसी वस्तु पर कार्यरत बल संतुलित अवस्था में है तो क्या वस्तु गतिशील होगी? नहीं। आज के लेक्चर में अभी बताया मैंने, नोट पॉइंट में 5वां सवाल, समान वेग से गतिशील रखने के लिए वस्तु पर किस प्रकार के बल को, समान वेग से गतिशील रखने के लिए वस्तु पर किस प्रकार के बल को आरोपित करता है? समान वेग से अगर आपको किसी वस्तु को क्या कह रहा है, समान वेग से गतिशील रखने के लिए, अच्छा समान वेग से अगर गतिशील रखना है तो उस पर कह रहा है कि किस प्रकार के बल को आरोपित करना चाहिए। तो जो बल होगा वो आपका ठीक है,
तो इसका एक काम करिए आप, इसका ना बल के प्रकार दो तरह के होते थे, संतुलित और असंतुलित, तो उसके रिस्पेक्ट में फिलहाल आंसर करिए। इसके बारे में और जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं खुद आपको ये 5th क्वेश्चन एक बार और आपके सामने लेके आऊंगा और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ये देख लो कि समान वेग से गतिशील रखने के लिए वस्तु पर किस प्रकार के बल को आरोपित करता है। तो असंतुलित बल, असंतुलित बल लगाओगे, भले ही हाँ ये करना पड़ेगा कि एक बार 10 न्यूटन का लगा रहे हो तो हमेशा 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन का लगाओगे, तभी वो एक समान वेग से गतिशील रहेगी। लेकिन अगर संतुलित और असंतुलित में बात की जाए इसके रेस्पेक्ट में कि संतुलित बल लगाना है कि असंतुलित, तो आपका जवाब होगा कि असंतुलित बल लगाने से ही ये वाला कंडीशन फुलफिल किया जा सकता है। और छठवां, बल के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। तो चेक पॉइंट देखा आपने, जैसा कि अगर आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा तो देखोगे कि चेक पॉइंट में कुछ भी बचेगा नहीं, आप उड़ा दोगे इसको। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है कि आपको मौका मिल रहा है पढ़ने का, पढ़ाने का, तो बेहतर है कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि इसके बाद का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जड़त्व, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जड़त्व। यहाँ पे देखिएगा जड़त्व तथा द्रव्यमान लिखा है ना, इनर्शिया एंड मास। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जड़त्व। तो अब तक अगर आपने लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए तो सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए और आगे से ही मतलब पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको जड़त्व पढ़ना है। बहुत अच्छी चीज़ है, मज़ा आने वाला है। तो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा जड़त्व, ठीक है। और जड़त्व के लिए आप तैयार रहिए। फिलहाल ये लेक्चर 20-22 मिनट का हो गया है, तो आपको पता है मैं बहुत बड़ा लेक्चर लेके नहीं आता हूँ। मैं कह ही रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट जड़त्व के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए। लॉकडाउन की वजह से अपना करियर मत खराब करिए। आप मत सोचिए कि खुलेगा तब पढ़ेंगे, खुलेगा। लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, कोई बात नहीं, ऑनलाइन आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आप एक बार पढ़ के देखो इस चैनल पे, ना मजा आया तब बताना। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत दुख की बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि जिनके पास डेडिकेशन है वो तो पढ़ेंगे ही। तो पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, थैंक यू।